नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं राधेश्याम मिश्र अपने YouTube चैनल MSBM क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिए। कोई राय देनी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी का एक चैप्टर आज के लिए हम रखे हुए हैं जिस पर चर्चा होगी। हिंदी में शब्दों की रचना कैसे हुई, शब्द रचना चैप्टर है। इसके अंदर शब्दों का वर्गीकरण आज पढ़ा जाएगा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा हो या और भी जैसे SI की परीक्षा है या तमाम परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपके सिलेबस से भी संबंधित है। जो विद्यार्थी विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते हैं उनके सिलेबस में भी ये चीज़ें हैं। इन्हें कम से कम आप परिभाषा के रूप में समझ लेंगे तो सामने आने पर काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अपने आप भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस श्रेणी में ये शब्द आता है, ये पूछा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण भी है हिंदी जानने वालों के लिए भी, जो हिंदी की जानकारी लेना चाहते हैं और हिंदी के शब्दों को समझना चाहते हैं उनके लिए भी है। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो भी हिंदी से थोड़ा सा लगाव रखता है तो उन्हें ये जानना जरूरी होता है कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द कहाँ से आए, रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हैं। तो ये काफ़ी शुरुआत की जानकारी है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बेहतर है ये जानकारी और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द रचना, शब्दों का वर्गीकरण। शब्द रचना कैसे हुआ और वर्गीकरण के आधार पर शब्दों को हम बांटेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आधार होगा वो व्युत्पत्ति की दृष्टि से, यानी शब्द जो उत्पन्न हुए या शब्द जो आए हिंदी में वो कहाँ से आए, किस प्रकार से आए, उन्हें किस तरह का नाम दिया गया और उनकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे शब्दों को इनकी श्रेणी में रखा जाता है। जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम तद्भव तो पढ़ाया ही जाता है अक्सर। देशज और विदेशी ये भी काफ़ी बड़ा होगा, ये मैटर भी काफ़ी बड़ा है। फिलहाल इसको एक परिभाषा के रूप में या इसको जानकारी देने के लिए, समझाने के लिए कुछ उदाहरण देकर के समझाया जाएगा। अगर ये बातें पसंद आती हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि देशज शब्दों को लिंग के अनुसार वर्गीकृत करते हुए बताया जाए और विदेशी शब्द जो होते हैं जिसकी उत्पत्ति विदेशी भाषाओं से हुई है उसको भी बताया जाए। अगर आप ऐसा लिखते हैं कमेंट में हमें तो हम ज़रूर इन शब्दों का एक सूची बनाकर आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। अब देखिए, सबसे पहले तत्सम। तत्सम शब्द जो होता है ये संस्कृत से आया है। तत्सम मतलब जो संस्कृत या प्राकृत से सीधे हिंदी में प्रयोग में लिया जाता है, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। ये शब्द संस्कृत से आए होते हैं, तत्सम है, और उन्हीं का रूप एक लंबी यात्रा करता हुआ संस्कृत का शब्द अगर बदल जाता है तो वो तद्भव हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखते हैं अग्नि। ये अग्नि शब्द है, संस्कृत का शब्द है। और तद्भव में यानी ये प्राकृत से होता हुआ हिंदी में आया है, ये हो जाता है आग। अग्नि का तद्भव आग हो जाता है। तत्सम अग्नि, तद्भव आग। तो आग हमको जैसे दिखेगा ये संस्कृत जैसा दिखेगा, संस्कृत से ही लिया गया है। संस्कृत के शब्दों को सीधे हिंदी में ले लिया गया है। ऐसे शब्द तत्सम हैं और जिन्हें कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग में लाया जा रहा है, हिंदी में चलन में है, ऐसे तद्भव हैं। अब हम यहाँ ये भी जानेंगे कि कैसे ये शब्द आए। ये शब्द लंबी यात्रा करके आए और हिंदी में घुल मिल गए। जैसे अगर कोई संस्कृत का शब्द है वो प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं से होता हुआ हिंदी में आया है, तो इस प्रकार उसमें कुछ विकृति उत्पन्न हुई है, कुछ उसमें परिवर्तन हुआ है और वो तद्भव शब्द हो गया है। जैसे क्षीर, तो इसकी हिंदी होती है खीर। तो ये तत्सम शब्द हैं जिसका ये तद्भव हो रहा है। संस्कृत के शब्दों को परिवर्तन के साथ प्रयोग में लाया गया हिंदी में, ऐसे शब्द तद्भव शब्द हैं। और जो संस्कृत के शब्दों को सीधे ले लिया जाए, संस्कृत के शब्द जो हैं
वो तत्सम है। तत्सम का मतलब जैसा उसका संस्कृत में रूप है, जैसा संस्कृत में वो है, सेम टू सेम वैसा ही प्रयोग में अगर लाया जाता है तो ये तत्सम होगा, और उसमें कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो ये तद्भव होगा। अब यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं देशज शब्द कौन से हैं और विदेशी शब्द कौन से हैं। तो देशज ऐसे शब्द हैं जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से नहीं हुई है, संस्कृत से नहीं हुई है, और उसकी उत्पत्ति का स्रोत संस्कृत में या प्राकृत में या पाली में नहीं मिलता है। ऐसे शब्द देशज शब्द हैं। जैसे तेंदुआ, तेंदुआ ये शब्द देशज है। जैसे लोटा, लोटा संस्कृत में नहीं है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से न आकर के सीधे हिंदी में प्रयोग में तो आते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति संस्कृत से नहीं है। चूँकि हिंदी का जो व्याकरण है, हिंदी के अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हुए हैं और तमाम चीज़ें संस्कृत से आई हैं। इस प्रकार से संस्कृत से आने वाले शब्द तत्सम और तद्भव के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे खिचड़ी भी है, खिचड़ी, ये इस तरह के शब्द देशज शब्द हैं। इसकी सूची आपको अलग से दी जाएगी। और फिर विदेशी शब्दों की बात कर लेते हैं। विदेशी शब्दों में ये कि कौन कौन से शब्द हिंदी में, कौन कौन सी भाषा के शब्द हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें है फारसी भाषा के शब्द, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। इन भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, और ऐसे प्रयोग में लाए जाते हैं कि इनको अलग करना मुश्किल होता है। आम बोलचाल की भाषा में भी ये सभी शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, उर्दू एक भाषा है, उर्दू, ये उर्दू तुर्की का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। जैसे हम बात करें अलकतरा, अलकतरा ये पुर्तगाली का शब्द है। तो हमने आपको बताया कि ये विदेशी शब्द हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। ये तुर्की का है और ये पुर्तगाली का है। तो इस प्रकार विदेशी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। अलग अलग भाषाओं की पूरी सूची बनाकर आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। अगर आपको यह अच्छा लगे तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, हम इसकी पूरी सूची आपके समक्ष लाने की कोशिश करेंगे। फारसी भाषा के कौन से शब्द हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, अरबी भाषा के, तुर्की भाषा के, पुर्तगाली के, अंग्रेजी के इत्यादि भाषाओं के पूरे शब्द की लिस्ट, अधिकांश शब्दों की लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। हमारा उद्देश्य है आपको सिर्फ बताना कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और किस प्रकार के शब्द हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रचना और बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के हैं। एक शब्द जिन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है, एक होते हैं यौगिक और एक योग रूढ़। समझते हैं रूढ़ शब्द कौन से हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जिनको खंडित करने पर, जिनके अंदर जो वर्ण हैं उन वर्णों को अलग अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्द जैसे पीला, पीला शब्द है तो पीला शब्द 2 वर्णों से बना है, पी और ला। तो पी का अलग कोई अर्थ नहीं होगा और ला का कोई अर्थ नहीं होगा। यानी इनकी जो रचना हुई है, जिन खंडों से मिलकर ये शब्द बने हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। ये निरर्थक खंडों से मिलकर बने हुए होते हैं, इन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आग, आग एक शब्द है,
आग शब्द में आ और गौ दो वर्ण इसमें मिले हुए हैं। दोनों वर्णों के मिलने से आग आग एक शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ होता है, लेकिन आ और गौ दोनों अलग अलग कर देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इस प्रकार रूढ़ शब्द समझाना अभी हमारा उद्देश्य है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें उदाहरण नहीं दिए जा रहे हैं। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनको खंडित करने पर, जिनको अलग अलग कर देने पर, जिनका विच्छेद कर देने पर अलग अलग उन वर्णों के कोई अर्थ या शब्द के जो खंड होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है। यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जो दो रूढ़ शब्दों के मिलने से बनते हैं, उनका अलग अलग अर्थ होता है। यौगिक शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे पीला, पीला के साथ पीलापन, पन जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है। आग बबूला, आग बबूला, इसका भी अर्थ होता है। अब हम देखते हैं कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका विच्छेद कर देने पर उनका अलग अलग जो उनके वर्ण होते हैं उनका अर्थ नहीं होता है, लेकिन यौगिक में दो या उनके जो खंड जुटे होते हैं उनमें अलग अलग खंडों के कोई अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनकी रचना कैसे हुई है? रूढ़ शब्दों से हुई है। और योग रूढ़ शब्द कौन से कहलाते हैं? योग रूढ़ की बात भी कर लेते हैं। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो बने हैं किन्हीं रूढ़ शब्दों से, लेकिन अच्छा उनके बनावट की दृष्टि से एक चीज़ उसमें विशेष है, जो उनका अर्थ होता है। अगर दो शब्दों से मिलकर योग रूढ़ बना है तो जो उनका अर्थ होना चाहिए उसके अलावा कोई दूसरा अर्थ होता है। जैसे चक्र, चक्रपाणी, चक्रपाणी, ये शब्द अगर लिखा जाए इसमें चक्र है और पाणी है। पाणी माने हाथ और चक्र, चक्र का चक्र होता है। चक्रपाणी का अर्थ चक्र और पाणी से इसका मतलब नहीं है, बल्कि इसका अर्थ होता है विष्णु। एक और शब्द देखते हैं, लंबोदर। लंबोदर दो शब्दों से बना है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है जो ये शब्द बता रहे हैं। इसका अर्थ है गणेश। तो इस प्रकार ये कोई तीसरा अर्थ दे रहे हैं। एक बार और इसको समझते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनको खंडित करने पर, जिनका विच्छेद कर देने पर उनके अलग अलग वर्णों के अर्थ नहीं होते हैं, निरर्थक वर्णों से बने हुए हैं, और ये जब मिलते हैं तो एक अर्थ देने लगते हैं। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं और वो अर्थ देते हैं। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो अलग अलग शब्दों से तो बने होते हैं, लेकिन जो उनका अर्थ शब्द में दिखता है वो न होकर कोई तीसरा अर्थ होता है। बाकी ये बातें भी आप एक बार और फिर से देख लीजिए। तत्सम शब्द संस्कृत से सीधे आए हुए हैं। तद्भव उन्हीं का परिवर्तित रूप है, उन्हीं शब्दों का ये तद्भव के रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है। देशज ऐसे शब्द हैं जो इसी हिंदी में इसकी उत्पत्ति का स्रोत संस्कृत न होकर इसका कोई बाहरी या कोई विदेशी भाषा न होकर के ये एक स्वाभाविक एक स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर का मतलब ये नहीं कि किसी छोटे स्थान की बात की जा रही है, ये हिंदी में इस देश के अंदर या बोलचाल के अंदर इन शब्दों को ले लिया गया है। उनके अर्थ होते हैं, अर्थ ग्राह्य हैं लोगों के लिए। तो ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी ऐसे शब्द हैं जो विदेश की किसी भाषा से लिए गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ये सभी भाषाओं के शब्द हिंदी में मिलते हैं। जैसे अगर हम रूमाल की बात करें तो रूमाल विदेशी शब्द है। फिर आपको ये बताया गया तुर्की भाषा का शब्द उर्दू है, अलकतरा है, और बहुत सी चीज़ें। इसमें अरबी भाषा के तमाम शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं।
अरबी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, तुर्की, अंग्रेजी, ये सभी जो भाषाएं हैं इनके शब्द हिंदी में एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि क्या ये जो विदेशी शब्द प्रयोग में हैं हिंदी में, उनकी सूची का एक वीडियो बना करके उस पर जानकारी दी जाए। अगर आपका कमेंट इसके लिए आता है तो हम इसके लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। दूसरा चीज़, हिंदी के अंदर और भी देखिए कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर कहीं आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं या कहीं किसी कक्षा की पढ़ाई में भी पूछा जाता है और तमाम जगहों पे पूछा जाता है कौन से शब्द किस लिंग में आते हैं हिंदी के, लिंग निर्धारण करने में दिक्कत होती है, तो इस पर भी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है वो शब्द, इस पर भी वीडियो होगा हमारा। इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।